कल हम लोगों ने एलिजाबेथन प्रोज राइटर के बेकन की चर्चा कर रहे थे। बेकन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसको 3 एपिथेट मिला हुआ है। इधर को दो। पहला तो बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, और दूसरा है बेकन इज आल्सो द फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल, एंड फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। इन तीनों के बारे में कल हल्की सी चर्चा हुई थी। तो एक चीज का ही ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग एलिजाबेथन एरा, एज फार प्रोज स्टाइल इज कंसर्न, so two prose style came into existence. First, it was euphuistic style, which was given birth by John Lilly when he wrote Euphues and his England, and its आवाज नहीं बता रहे हैं यार। और इस स्टाइल को उसने जन्म दिया था अपनी रचना यूफियस द एनाटमी ऑफ विट, और इसका जो दूसरा पार्ट है यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। इन दोनों रचनाओं में जॉन लिली ने एक नई प्रोज स्टाइल, जिसको यूफिज्म के नाम से जानते हैं, वो अस्तित्व में आई थी, और दूसरी प्रोज स्टाइल को जन्म दिया था बेकन ने, जिसको सूत्रबद्ध शैली कहते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल, लैकोनिक स्टाइल, या फिर टर्स स्टाइल। तो कल बेकन के कुछ वर्क्स की चर्चा चल रही थी, और आज बेकन पूरे हो जाएंगे। एंड आई होप दैट ईच एंड एवरी राइटर ऑफ एलिजाबेथन प्रोज will be finished today. आज हम लोग समाप्त कर लेंगे, और कल की चर्चा का बिंदु होगा apart from university bits, some other dramatists also contributed to the development of English drama before Shakespeare. तो शेक्सपियर के पहले जो यूनिवर्सिटी बिट्स के सदस्य थे, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है, और कुछ ड्रामेटिस्ट जो छूट गए हैं, उनकी कल चर्चा समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद आप लोग कहेंगे तो शेक्सपियर उठाएंगे इन डिटेल, और नहीं तो फिर एलिजाबेथन दौर के बाद जैकोबियन, कैरोलिन, या जिसको प्यूरिटन एरा भी कहते हैं, उसके राइटर की चर्चा करते हुए आप लोग आपस में फैसला कर लीजिएगा कि चारों राइटर जो टीजीटी के हैं, उनकी एक साथ डिटेल में चर्चा हो जाएगी, या फिर हाँ, एक चीज और भी कह दूँ आप लोगों से, वो ये कि लैंग्वेज के क्लास में एक सीक्वेंस होता है, और लिटरेचर के भी क्लास में एक सीक्वेंस होता है। अगर आप ये ध्यान दे रहे होंगे तो चाहे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात हो, हर युग के, हर एज के जो राइटर हैं और उनकी रचनाएं हैं, उसकी चर्चा होती चली जा रही है। तो आप इस क्रम को बनाए रखिएगा, और जो नोट्स आप तक पहुंच रहा है उसमें मेरी भी काफ़ी मेहनत शामिल है। पहले मैं लिख देता हूँ, भाई ये बड़े बच्चों की आवाज़ आ रही है, आप कहीं पर भी हों तो थोड़ा बच्चों को दूर रखिए थोड़ी देर के लिए। और बच्चे तो वैसे भी बड़े प्यारे होते हैं भाई, वो चाहते ही हैं करीब रहना, लेकिन उनसे थोड़ा सा ये कहिएगा कि 30-40 मिनट के लिए वो आपसे दूर रहें। तो मैं चाहूँगा कि बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको जो है नोट कर लें, और फिर उसके बाद मैं साथ साथ चर्चा भी करता चल रहा हूँ। आप ऊपर देख रहे होंगे बेकन कंटिन्यूड, यानी कल बेकन के बारे में चर्चा हुई थी, और बेकन की बात अधूरी रह गई थी, तो आज पूरी हो जाए। बेकन के एसेज की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और बेकन ने कुल अंग्रेजी में 106 निबंध लिखे थे,
1557 में 10 निबंधों का संकलन प्रकाशित हुआ था और फिर 1612 में 38 एसेज और आगे, और फाइनल एडिशन जो है वो 1625 में आया था जिसमें कुल 58 एसेज थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बेकन ने 106 निबंध लिखे थे और इसके अलावा उसने कुछ लैटिन वर्क भी, लैटिन रचनाएं भी पेश की थी। तो आज हम उसके लैटिन वर्क्स की चर्चा करते हैं। हिज लैटिन वर्क्स, हिज डी आगमेंटिस सेंटियारम। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ दूं, डी आगमेंटिस सेंटियारम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, डी का मतलब ऑफ, आगमेंटिस कहते हैं इनिशिएशन को, स्टार्ट को या फिर बिगिनिंग को, और सेंटियारम कहते हैं साइंस को। साइंस यानी विशिष्ट ज्ञान। तो अगर हम इसको इंग्लिश तर्जुमा करें, इंग्लिश में अनुवाद करें आप, सो डी आगमेंटिस सेंटियारम का मतलब हो गया ऑफ द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। So this De Augmentis Sanctorum was translated into English by himself। याद रखिएगा कि मूल रचना बेकन ने डी आगमेंटिस सेंटियारम लिखा था। इट मीन्स द बिगिनिंग ऑफ साइंस। सेंटियारम कहते हैं साइंस को, तो विज्ञान की शुरुआत। और इसका उसने खुद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पेश किया था, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट कहते हैं विकास को, लर्निंग कहते हैं ज्ञान को, तो ज्ञान का विकास, जो कि अनुवाद है किसका, डी आगमेंटिस सेंटियारम का। उसकी दूसरी रचना है नोवम ऑर्गेनम। कल इसकी चर्चा हुई थी। नोवम ऑर्गेनम, इन द बिगिनिंग Bacon intended to divide into 8 parts and to discuss each part in elaborate। शुरू में बेकन की योजना थी कि नोवम ऑर्गेनम को वो 9 खंडों में लिखेगा, लेकिन he could complete only one part। he could complete only, हाँ जी बोले, इन रचना है नोवम ऑर्गेनम। शुरू में बेकन की ये जो योजना थी कि नोवम ऑर्गेनम को 9 खंडों में लिखेगा, लेकिन बेकन ने केवल एक पार्ट, ही कुड कंप्लीट ओनली फर्स्ट पार्ट एंड 8 पार्ट्स मेयरली नेम्ड। नोवम ऑर्गेनम के केवल एक खंड को पूरी तरह से उसने लिखा और बाकी 8 पार्ट्स के केवल नाम दिए हैं। इस तरह के प्रश्न 8 पार्ट्स के नाम क्या हैं, ये किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। और उसकी अगली रचना है सिल्वा सिल्वारम। सिल्वा SILVA, सिल्वा सिल्वारम। सिल्वा सिल्वारम भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, सिल्वा कहते हैं लाइफ को और सिल्वारम कहते हैं बिगनिंग को। फिर से सुन लें, सिल्वा मीन्स लाइफ और इसी को फ्रेंच में वीवो भी कहते हैं। सिल्वारम कहते हैं बिगनिंग को या कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो सिल्वा सिल्वारम का अंग्रेजी में मतलब हुआ द कमिंग ऑफ लाइफ in existence। So in it Bacon had shown how various species came into being upon the earth। सिल्वा सिल्वारम में बेकन ये दिखाता है कि किस तरह से विभिन्न जीवों का अस्तित्व इस धरती पर आया। और उसका जो न्यू एटलांटिस है, न्यू एटलांटिस इज कॉल्ड द सेकंड यूटोपिया। फिर से सुने कि न्यू एटलांटिस को क्या कहा गया है, द सेकंड यूटोपिया। और यूटोपिया तो जानते ही हैं कि इसको लिखा था थॉमस मूर ने। तो न्यू एटलांटिस को ये माना गया है अंग्रेजी साहित्य का ये दूसरा
यूटोपिया है, इट इज फिलोसॉफिकल प्रोज रोमांस। ये ध्यान रखिएगा कि DSSB में पूछा गया है कि बेकन्स न्यू एटलांटिस इज, ऑप्शन ए में दिया गया था रोमांस, पास्टोरल रोमांस, सिवैलरिक रोमांस और फिलोसॉफिकल रोमांस। तो न्यू एटलांटिस जो है ये फिलोसॉफिकल रोमांस है बेकन का, और दार्शनिक मुद्दों के ऊपर, दार्शनिक विषयों के ऊपर बड़े विस्तार के साथ जो है चर्चा करता है न्यू एटलांटिस में बेकन ने। जैसा कि मैंने बताया कि एज बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल इन प्रोज, प्रोज में एक नई शैली को जन्म दिया था बेकन ने, जिसको एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। हिंदी में आप इसको सूत्रवत शैली कहते हैं। सूत्र, जैसे कि हिंदी और संस्कृत में सूत्र वाक्य हुआ करते हैं कि बड़े कम शब्दों में बहुत सी बातों को व्यक्त किया जाए, सूत्र रूप में व्यक्त कर दिया जाए, उस तरह को एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। एट द सेम टाइम लिली इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ यूफिस्टिक स्टाइल इन इंग्लिश प्रोज। अंग्रेजी साहित्य में यूफिस्टिक, यूफिस्टिक का मतलब होता है कि व्हेन अनप्लेजेंट इज presented in pleasant way, when unpleasant which is pain giving is presented into pleasurable way, कि जब किसी अप्रिय बात को, अरुचिकर बात को अगर हम मोहक रूप में पेश किया जाए तो उस शैली को हम यूफिस्टिक स्टाइल कहते हैं। which he employed in Euphues the Anatomy of it, और पहली बार इस शैली को जन्म दिया था जॉन लिली ने अपनी रचना यूफीस द एनाटॉमी ऑफ इट। ओके डियर, तो ये बेकन की चर्चा पूरी हुई। इसके बाद हम ये कहेंगे कि बेकन वॉज नॉट ओनली द प्रोज राइटर ऑफ एलिजाबेथन एरा, although he contributed greatly to the sophisticated style of prose into English literature, but some of the translation work also gave impetus to the development of Elizabethan prose। और ये ध्यान रखिएगा कि रेनेशा के दौर में, जैसा कि मैं रेनेशा मूवमेंट के बारे में बता रहा था कि रेनेशा मूवमेंट में there was flood of translation into English literature। English writers translated many existing works written by other writers. So, translation works gave impetus to the development of English prose during Elizabethan age। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि बहुत मुश्किल से ये चीजें मिलती हैं। तो ट्रांसलेशन वर्क्स, वर्जिल्स वर्क वर ट्रांसलेटेड बाय फियर एंड स्टैनी हर्ट्स। एक बार फिर से दोहरा कि वर्जिल जो कि रोमन महाकवि था जिसने एनीद लिखा और पास्टोरल्स लिखे, तो वर्जिल की जितनी भी रचनाएं थीं रोमन लिटरेचर की, उसका अंग्रेजी अनुवाद पेश किया फियर ने, PHAER, फियर, और इन कोलैबोरेशन विद स्टैनी हर्ट्स। तो फियर और स्टैनी हर्ट्स ने वर्जिल की जितनी भी रचनाएं थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद पेश किया। ओविड जो कि अपने पास्टोरल और मेटामॉर्फोसिस, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है ओविड की मेटामॉर्फोसिस, उसका अनुवाद अंग्रेजी में गोल्डिंग ने किया। प्लूटार्क के लाइव्स, वैसे तो पूरा टाइटल है लाइव्स ऑफ ग्रेट ग्रीक एंड रोमन्स, जिसको शॉर्ट में हम लाइव्स कहते हैं, यानी हिंदी में आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन यूनान और रोम के महापुरुषों की जीवनियाँ, जिसको शॉर्ट में लाइव्स कहा जाता है।
तो प्लूटार्क ने जो प्राचीन यूनान और रोम के महापुरुषों की जीवनियां लिखी, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन थॉमस नॉर्थ ने पेश किया। एरिस्टो जो कि इटालियन फिक्शनिस्ट है, इटालियन साहित्य का सबसे बड़ा नाम बोकाशियो और एरिस्टो का आता है। तो एरिस्टो ने जो इटालियन भाषा में ऑरलैंडो फ्यूरियोसो लिखा था, इसका अंग्रेजी अनुवाद हैरिंगटन ने प्रस्तुत किया। सेनेका के जितने भी ट्रेजेडी थी, सेनेका ये प्राचीन यूनान का ट्रेजेडियन रहा है, और सेनेका के बारे में जानते हैं कि पहले थोड़ा समय इसके ऊपर प्रकाश डाल दूं। इन द बिगिनिंग ऑल मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हेलो, ओके 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 गुड़िया, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि एरिस्टो ने, जो कि इटालियन फिक्शनिस्ट है, इटालियन साहित्य के फिक्शन के क्षेत्र में दो नाम आते हैं, एक तो बोकाशियो का और दूसरा एरिस्टो का। तो इटालियन लिटरेचर में एरिस्टो ने जो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो लिखा, उसका अंग्रेजी तर्जुमा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया हैरिंगटन के द्वारा। और सेनेका के जितने भी वर्क्स थे, जितने भी प्ले थे, नाटक थे, सेनेका के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पहले प्राचीन यूनान में जितने भी, चाहे वो ट्रेजेडी हो या फिर कॉमेडी हो, उसको 2 या 3 एक्ट से ज़्यादा में नहीं लिखा जाता था। लेकिन जब सेनेका आया तो सेनेका ने एक रूल एस्टेब्लिश किया कि वेदर बी कॉमेडी और ट्रेजेडी, इट शुड रन इनटू 5 एक्ट्स, कि प्रत्येक नाटक, चाहे वो ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, उसमें 5 एक्ट होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बिफोर सेनेका, चाहे वो यूरिपिडेस हो या फिर सोफोक्लीस हो, इन लोगों ने जो नाटक लिखा था उसमें एक्ट का सब डिवीजन नहीं किया था। तो पहली बार सेनेका ने एक्ट को भी सब डिवाइड किया और उसको सीन, तो जो सीन शब्द है वो सेनेका के नाम पर पड़ा है। जैसे आप देखते होंगे, कोई नाटक पढ़ते होंगे तो एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से चलता है। तो सीन का कंसेप्ट जो है वो सेनेका ने दिया था, और इसीलिए सीन को सेनेका के नाम पर रखा गया। तो सेनेका के जितने भी ट्रेजेडीज थे, और मैं माफ कीजिएगा कि सेनेका ने जितना भी लिखा वो कॉमेडी नहीं लिखा, केवल और केवल ट्रेजेडी लिखा। तो सेनेका की जितनी भी ट्रेजेडीज थी उसका अनुवाद जो है हॉलैंड ने पेश किया। तो एलिजाबेथन प्रोज दौर में अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रोज को स्थापित करने का काम कुछ लेखकों ने किया, जिसमें योगदान ट्रांसलेटर्स का भी रहा। फिर इसके बाद कल हम लोगों ने बेकन की चर्चा की थी, बेकन के पहले हमने रॉबर्ट बर्टन की भी चर्चा की थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग नोट कर लिए हों तो मैंने कहा कि आज इसको जो है समाप्त किया जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नहीं नोट किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। क्या हो रहा था दोस्तों, रिचर्ड हुकर का, रिचर्ड हुकर also contributed Hooker also contributed in development of prose. His famous work
His famous work is The Law of Ecclesiastical Polity. The Law of Ecclesiastical, the Law of Ecclesiastical Polity. Ecclesiastical कहते हैं धार्मिक को, धार्मिक नीति के नियम। ये उसकी प्रसिद्ध रचना है और ये भी ध्यान रखिएगा कि इट वॉज इन 8 पार्ट्स, 8 खंडों में उसने लिखा था द लॉ ऑफ एक्लेसियस्टिकल पार्ट पॉलिटी। 4 पार्ट्स वर पब्लिश्ड in during his lifetime. इसके 4 खंडों का प्रकाशन तो उसकी मृत्यु के बाद हुआ था, एंड रेस्ट 4 पार्ट्स वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। ये चीज, और इसके साथ साथ एलिजाबेथन दौर के प्रोज साहित्य के विकास में पम्फलेटियर्स like Thomas Nash, Robert Greene, and Thomas Lodge। ये जानते हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स के सदस्य थे। थॉमस लॉज wrote many pamphlets which contributed greatly to the development of Elizabethan prose। इसके साथ साथ जो एलिजाबेथन दौर में यूनिवर्सिटी विट्स के सदस्य थे, खासतौर से 3 नैश, ग्रीन और लॉज, इन दोनों लोगों ने कुल मिलाकर के 500 से ज़्यादा पम्फलेट लिखे थे, और वो पम्फलेट्स भी हैं एलिजाबेथन दौर के प्रोज साहित्य के भी सबसे बड़े योगदान दिए। तो दोस्तों, ये एलिजाबेथन प्रोज के जितने भी प्रोज राइटर्स थे उसकी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। और कल हम लोग एलिजाबेथन दौर में यूनिवर्सिटी विट्स के अलावा जो प्रसिद्ध नाटककार थे उनकी भी चर्चा समाप्त करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घर बैठ करके आप लोग नेट लेवल की तैयारी कर ले रहे हैं, चाहे आप लोग टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, और एक घमंड नहीं बल्कि आत्मविश्वास से कहता हूं कि हिंदुस्तान में ही अंग्रेजी का कंपटीशन नहीं बल्कि दुनिया में अंग्रेजी का कोई भी कंपटीशन कहीं पर भी किसी देश में होता हो, मैं आप लोगों को ये भरोसा देता हूं आप वो पेपर भी क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं।